मैं लात मारता हूं ऐसी सत्ता पे, ऐसे सत्ताधारियों पे जो विकास के नाम पे इस शहर में कमीशन की राजनीति कर रहे हैं। कि कुछ सत्ताधारियों ने ऐसा कहा कि चाहे आप किसी को भी चुन के दो, निधि पास करने के लिए मेरे ही पास आना पड़ेगा। क्या ये बात सच है? सच है? मैं बोलूंगा। इसके बाद में इस सभा में मेरे जैसे अपक्ष उम्मीदवार के लिए यहाँ पर इतने बड़े पैमाने में लोग आए हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मंच पर यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि एक काम करने वाले कार्यकर्ता के पीछे, एक समाज के लिए दौड़ने वाले कार्यकर्ता के पीछे किसी पक्ष के ताकत की जरूरत नहीं है, जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। मैं उनका भी एक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लात मारता हूं ऐसी सत्ता पे, ऐसे सत्ताधारियों पे जो विकास के नाम पे इस शहर में कमीशन की राजनीति कर रहे हैं। बात की जा रही है आम्ही विकासाचे वारकरी। बड़े बड़े पोस्टर्स पे लिखा जा रहा है कि हम विकास करने वाले लोग हैं। ठीक है, एक रास्ता बनता है, 6 महीने में उखड़ जाता है। रास्ते की ऊपर की लेयर, 100 मीटर के रास्ते के लेयर पे 5-5 लाख रुपए खर्चा होते हैं। हम लात मारते हैं ऐसी सत्ता पे जहां पे 500 रुपए की तिरंगा सीरीज का बिल 5,748 रुपए इतना सारा निकाला जाता है। और यह पैसा खर्चा होता है मंगरूल पीर के नगर परिषद के कॉमन फंड से। हम टीका करते हैं इन लोगों पे। इसका कारण यही नहीं कि सिर्फ इनमें एक अहम की भावना है, इसका कारण यह भी है कि विकास कामों की प्राथमिकता में कमी यहां पे दिखाई दी है। मैं मानता हूं कि आजादी की 75वीं सालगिरह मनानी चाहिए, और आजादी की 75वीं सालगिरह मनाते समय हमारे शहर में क्या हमने बुनियादी चीजों को पूरी तरह से कंप्लीट किया है? हम 9.5 लाख रुपए की हमारी नगर पालिका लाइटिंग लगाती है, वो पैसा कॉमन फंड से खर्चा होता है, वो लाइटिंग 3 दिन तक नहीं टिकती, और इतना सारा पैसों का सत्यानाश वहां पे हो जाता है। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। हम संघर्ष करते हैं उस व्यवस्था के खिलाफ जहां पर लोगों को आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, जहां पर चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। हम संघर्ष करते हैं उस व्यवस्था के खिलाफ जो व्यवस्था जिम्मेदार है सार्वजनिक आरोग्य की दुरावस्था को। नाले से पानी बह रहा है या गंदगी बह रही है, वो गंदगी, नाले की गंदगी आपके घरों में घुस रही है। यह दर्द इस कॉलोनी का हमने बहुत करीबी से देखा है। तुम्ही थोड़ा इकडे या ना साहेब, डिस्टर्ब नका करो बाजूला। यह दर्द हमने बहुत करीब से देखा है। यहां पर एक इंसान डूब जाए, इतना बड़ा पानी बरसात में जमा होता है, और इस पानी का व्यवस्थापन के बारे में यहां पे कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार की उपाय योजना नहीं होती है। हमें बताया जाता है कि आप लोग सुपर कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, आपके घरों की पक्की खरीदी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको बुनियादी चीजें नहीं मिल रही है। मैं पूछता हूं इन लोगों को, मैं पूछता हूं इन सत्ताधारियों को, मेरा सवाल है प्रशासन से, ऐसा कौन सा शासन निर्णय है, जरा हमें बताइए, ऐसा कौन सा शासन निर्णय है जो आपको सुपर कॉलोनी में विकास काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है? मैं पूछता हूं प्रशासन से, ऐसा कौन सा
शासन का आदेश है जो आपको कहता है कि सुपर कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था भी ना की जाए। मैं पूछता हूं, इस व्यवस्था को ऐसा कौन सा निर्णय आपने लिया है कि इस कॉलोनी के अंदर पीने का साफ पानी भी ठीक से ना मिल रहा है? क्या यह व्यवस्था हमें बदलनी नहीं चाहिए? क्या वहां पे कोई ऐसी आवाज नहीं होनी चाहिए जो इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करे? इसी आवाज को बुलंद करने के लिए दोस्तों, मैं इस प्रभाग से अपक्ष रूप से उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया हूं। मैंने यह उम्मीदवारी अर्ज अपक्ष रूप से इसलिए दाखिल किया है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बंधन में रहकर मेरे लोगों की बुनियादी जरूरतों पर पर्दा नहीं करना चाहता। मैंने अपक्ष अर्ज इसलिए दाखिल किया है कि मेरे संघर्ष के रास्ते में अगर मेरा आंदोलन आ जाए तो वहां पर मुझे कोई भी राजकीय पक्ष का दबाव हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम बात करते हैं स्वतंत्र विचारधारा की, हम बात करते हैं समाजवादी विचारधारा की, हम बात करते हैं सत्ता के समान उपयोग की। हमें मालूम गिरा यहां पर कुछ सत्ताधारी लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पार्टी के लोग चुनकर नहीं आए तो मैं विकास का निधि रोक दूंगा। क्या ये बात सच है? सच है? सच है? मुझे मालूम गिरा कि कुछ सत्ताधारियों ने ऐसा कहा कि चाहे आप किसी को भी चुन के दो, निधि पास करने के लिए मेरे ही पास आना पड़ेगा। क्या यह बात सच है? सच है? हेलो, मैं बोलूंगा आप। बाबा, महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद के 150 से ज्यादा आमदार है। 150 से ज्यादा आमदार है। कोई भी आमदार कहीं पे भी निधि दे सकता है। नगर परिषद में आने वाला निधि नगर रचना से भी आता है, नगर परिषद में आने वाला निधि कॉमन फंड से भी आता है, वो अमृत योजना से भी आता है, वो निधि अलग अलग हेड से आता है। मैं गिनाना चाहूंगा उन हेड्स के नाम जहां से निधि आता है। वो राज्य वित्त आयोग है, वो विकास कर है, वो मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना है, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती केंद्रीय वित्त आयोग, अमृत निधि, स्वच्छता भारत निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, कारपोरेट निधि, पर्यटन विकास निधि, हरित उपक्रम निधि। आने वाले समय में मैं आपको एक वादा करता हूं, चाहे इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए, जीतेंगे तो हम ही, लेकिन हम ये बोलते हैं कि चाहे इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए, अगर इन कोई भी निधि में से एक निधि का काम सुपर कॉलोनी के अंदर रुक गया तो हम खुद रास्ते पे उतर के संघर्ष करने को तैयार हैं। क्या बात कर रहे हो साहब? आप बोलते हो यहां पे 8 नहीं है, असेसमेंट नहीं है, इसलिए घरकुल नहीं मिलते। क्या बात कर रहे हो साहब? किसने रोका आपको यहां के लोगों को असेसमेंट की नकल देने को? ऐसा कौन सा शासन निर्णय है जो आपको प्रतिबंधित करता है कि गुंठेवारी में लोगों को असेसमेंट की नकल ना दे? प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन वो टारगेट कंप्लीट करने में प्रशासन असमर्थ है। ग्रामीण एरिया की तो परिस्थिति ऐसी है कि आधार कार्ड पर पैसे डाले जा रहे हैं। हाफिज साहब, इतना पैसा अगर सरकार घरकुल के निधि के लिए दे रही है तो हमें उस चीजों से वंचित क्यों रखा जा रहा है? यह सवाल है। यह सवाल इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क होकर हमारे सामने खड़ा हुआ है क्योंकि इस सवाल की परवरिश भी हमने ही की है। हमने ही कुछ ऐसे नुमाइंदे चुन के दिए हैं जिन्होंने चुनकर जाने के बाद ना शहर के विकास की बात की, ना किसी योजना का लाभ अपने वार्ड में पहुंचाने की बात की।
इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। अगर समय रहता हम समझ लेते कि हम जिस आदमी को चुन रहे हैं वो आदमी हमें समय नहीं दे पाएगा, तो शायद ये परिस्थिति ना आती। आज मैं ये विकास की बातें लेकर लड़ता हूं। हमने इस शहर में उप जिला रुग्णालय लाया और ये मैं हक से कहना चाहता हूं कि उप जिला रुग्णालय हमने यहाँ पे मंजूर कर लाया। अभी वहां पे 10 बेड का आईसीयू और 50 बेड का जनरल वार्ड मंगरूल पीर के ग्रामीण रुग्णालय में आएगा और उसका उप जिला रुग्णालय श्रेणीवर्धन करने में हमने ज्यादातर मेहनत की है। हमने 2 आंदोलन किए, हमने हमारा सर मुंडवाया, हमने एक जनाजा तैयार किया और वो प्रशासन के सामने लेके रख गया कि ऐसे लोग मर रहे हैं, हमारे अस्पताल में सुविधाएं दे। हमने घरकुल लाभार्थियों के लिए 2 आंदोलन किए। जो घरकुल का निधि मुंबई में अटका हुआ था वो हमने सेम डे में छुड़ा लिया। हम वो काम करने वाले लोग हैं, हमको रोक नहीं पाओगे साहब, इसलिए हमारी अफवाहें बनाई जा रही है। मेरी अफवाहें बनाई जा रही है, मेरे पे टीका हो रही है, मन गढ़ंत बातें बनाकर समाज माध्यम में सर्कुलेट की जा रही है। हम कहते हैं हमारे पास हमारे काम का हथियार है, हमारे पास हमारे विचारों का औजार है। आपके पास है तो लड़ लो, लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा इन सत्ताधारियों के पास नहीं है, इसलिए ये अफवाहों का वातावरण तैयार कर रहे हैं। भाइयों जरा संभल के रहना, 4-5 दिन रह गए इलेक्शन को। आपको जज्बाती बनाने की कोशिश की जाएगी, ये आप रिकॉर्ड करके रख लो, लेकिन आपने तहजीब कायम रखना है। मेरे हिंदू भाइयों ने भी, मेरे मुस्लिम भाइयों ने भी, आपने एक ऐसी मिसाल बनाकर रखना है कि हम लोग सिर्फ विकास के नाम पर ही बात करेंगे, बाकी चीजों के नाम पर हम बात करेंगे नहीं। ये होने वाला है, ये होता ही है, ये हम आज से नहीं देख रहे। अलग अलग लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, गांव का माहौल एक तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप संभल के रहना, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। ये 5 दिन का वातावरण आपके आने वाले 5 साल खराब कर सकता है। और हम ये बात को इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम जिस आदमी को चुन के दे रहे हैं, क्या वो अर्जी लिख सकता है? क्या वो नगर परिषद के किसी ठहराव में खुद का मत रख सकता है? क्या वो अफसरों से सवाल पूछ सकता है? क्या वो प्रशासन के साथ लोगों के लिए संघर्ष कर सकता है? ये सारी चीजों पे हमने स्टडी करना है। और हमारा ये जो कीमती वोट है, इस वोट की कीमत अब हमने देख ली है क्या है। तो हमने इस वोट को गलत तरह से आजमाए, गलत तरह से इस वोट को हमने कास्ट किए, और उस वोट कास्टिंग की वजह से हमारे पिछले 5 और ये 9 साल खराब हो गए। 2 साल के अंदर नागपुर समृद्धि हाईवे बन जाता है, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग बन जाता है, और सुपर कॉलोनी का विकास होने को 25 साल लगते हैं। ये कौन सी बात हुई? या किस चीजों का अभाव है? क्या यहां राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव है? क्या जिन लोगों को हम चुनकर दे रहे हैं वो ये करना नहीं चाहते? या फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सत्ता के साथ संघर्ष कर कर अपने लोगों की बुनियादी चीजें पूरी कर सके? पानी कुठं मुरत है, पानी कहां मुर रहा है, यह हमने सोचना चाहिए। और ये सही समय है, यही समय है, सही समय है। हम आपको वादा करते, एक नगर सेवक के हाथ में ये चीजें नहीं होती है जो मनगढ़ंत बातें आज बताई जा रही है। एक नगर सेवक के हाथ में ये चीज होती है कि वो नगर पालिका का मूड बनाए,
नगर पालिका का पूरा ठहराव बनाए और सबका उसमें सहमति ले और विकास के काम अपने वार्ड में कर ले। क्या हम जिस आदमी को चुनकर दे रहे हैं वो ये कर पाएगा? बताया जा रहा है हमारे पास पालक मंत्री है, हम विकास कर लेंगे। अरे पालक मंत्री वालों, पालक मंत्री 5 साल में 5 बदलते हैं। कल अगर ये पालक मंत्री महोदय बदल गए, आपकी बात रखने के लिए जिन लोग को आप चुनकर दे रहे हो, क्या वो नए लोगों से संभाषण कर पाएंगे, संवाद कर पाएंगे? इनके पहचान के पालक मंत्री हो सकते हैं, इनके पहचान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इनके पहचान के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको यह पूछना चाहता हूं, भैया तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? क्या तुम तुम्हारी बात रखने के लिए एक आंदोलक पवित्रा ले सकते हो? अगर ऐसे नुमाइंदे चुनकर आ गए तो खैर पिछले 9 साल और आने वाले 5 साल, 14 साल तो गए। और हम अपक्ष रहकर इस बात को इतने ताकत के साथ इसलिए कहना चाहते हैं कि बदलाव हम कर सकते हैं। इसका कारण ये है, इसका रीजन ये है कि बदलाव करने के लिए सत्ता के इंस्ट्रूमेंट की ही जरूरत हमेशा होती है, ऐसा नहीं। बदलाव करने के लिए आपकी मानसिकता होनी चाहिए। अगर मेरे लोगों के लिए जरूरत पड़ी तो मेरे लोगों के बुनियादी चीजों के लिए जरूरत पड़ी तो मैं सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए रास्ते पे उतर जाऊं। ये मानसिकता बदलाव की है। एक किसी बड़े नेता का हाथ पकड़कर आए जाते हैं, भाइयों ये 3 बटन दबाना, भाइयों ये 3 बटन दबाना। ठीक है, हम 3 बटन दबा देंगे। इसके पहले भी 3 बटन दबाए हैं, उसके पहले 4 बटन दबाए हैं, आगे भी और बटन दबाते रहेंगे। इतने सालों से जितने बटन दबाए हैं उतने लाइट भी हमारे सुपर कॉलोनी में नहीं लगे। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये सवाल आपने उन सत्ताधारी लोगों के उम्मीदवारों से पूछना चाहिए। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, मैं संघर्ष कर रहा हूं। नगर सेवक बनना यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी अंदर की आवाज तो कहती है कि मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, लेकिन जब बुनियादी चीजों के लिए मैं लड़ता हूं और बेवकूफ लोगों को मैं नगर पालिका के अंदर एज अ कारपोरेटर देखता हूं, उस समय एक सनक सी उठती है कि रास्ते में अगर हम हैं तो सत्ता में हम क्यों नहीं? अगर रास्ते पर हम हैं तो नगर पालिका में क्यों नहीं? 4 महीने पहले मंगरूल पीर में अतिक्रमण की मुहिम आई। कई दुकानदारों को विस्थापित कर दिया गया। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन। उसके बाद क्या हुआ? भैया क्यों तकलीफ देते हो लोगों को? लोगों को तकलीफ क्यों देते हो? ये कौन से लोग हैं जो प्रशासन को अपने हाथ में रखकर अपनी कलम चलवाते हैं? हर साल 2 साल के बाद ये अतिक्रमण निर्मूलन मुहिम आती है। लोगों से अपील करते हैं कि निकाल दो, नहीं निकाला तो जेसीबी लाते हैं, लोगों को डराते हैं, उनके दुकान उठा लेते हैं। शर्म की बात यह है कि एक नगर सेवक ऐसा नहीं बोलता कि ठीक है हमारे लोग ये दुकान उठा तो लेंगे, लेकिन ये बैठेंगे कहां? इनकी पर्यायी व्यवस्था क्या है? आज हमारे शहर के अंदर बड़ी बड़ी जगहें थी, उनको रिजर्व कर दिया गया। जिस चीज की जहां पर जरूरत नहीं थी वो चीज का रिजर्वेशन वहां पर ला दिया गया। वो जगह रिजर्व हो गई है। हमारे शहर का मार्केट 2 ही रास्तों पे है। अगर वो 2 रास्तों पे का अतिक्रमण साल में बार बार एक बार उठ जाता है
तो जिसका अतिक्रमण का दुकान उठता है, उसका अतिक्रमण का जिसका दुकान उठता है, उसका घर कम से कम 1 या 1.5 महीने के लिए डिस्टर्ब होता है। ये बात हमने बहुत नजदीकी से देखी है। लेकिन हम जिसको चुन के देते हैं वो ये मुद्दे पे बात ही नहीं करते, उन्हें तो एलर्जी है। और एक तो ऐसा खतरनाक ट्रेंड आ गया है कि पिछले साल राष्ट्रवादी से चुन के आओ, ये साल राष्ट्रवादी ने टिकट नहीं दी तो भाजपा से चुन के आओ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो शिवसेना से चुन के आओ, शिवसेना ने टिकट नहीं दी तो भाजपा में घुस जाओ। अरे ये घुसखोरो, अरे घुसपैठियो, विकास की बातें कब करोगे? ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष से तीसरे पक्ष में जाने वाले लोगों को जनता सवाल करे, और ऐसा सवाल करे कि आपका उद्देश्य क्या है इतने पार्टी बदलने में, इतने पार्टी बदलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्यों बदल रहे हो आप इतनी पार्टियां? सवाल का जवाब एक ही होगा कि हमें तो भैया चुनकर आना है, हमें तो चुनकर आना है, हमारा उद्देश्य उतना ही है, हमें चुनकर आना है। एक नगर सेवक का काम है कि वो अपने वार्ड के रास्ते, गटर, जिसको हम बोलते हैं वाटर, गटर और मीटर, वाटर यानी पानी, गटर यानी नाली की व्यवस्था, और मीटर यानी इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, ये 3 चीजें वो अपने वार्ड में करे। लेकिन मेरी सोच ये है कि नगर सेवक का सिर्फ इतना ही काम नहीं है। आज हमने देखा है, हम देखते हैं तहसील कार्यालय के अंदर, बड़े गौर से सुनना, आपके नगर सेवक का काम यह भी है, तहसील कार्यालय के अंदर कई लोगों के राशन कार्ड पे नाम है लेकिन राशन मिल नहीं रहा है। कई लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए 5-5 हजार रुपए दलालों के थ्रू ऐंठे जाते हैं। कई लोगों की निराधार की पगार बंद हो चुकी है, पेंशन बंद हो चुकी है, और वो पेंशन चालू करने के लिए वहां दलाल बैठे हैं। 2-2 हजार रुपए से हमारे लोगों को, गरीब लोगों को लूटते हैं। हमारे लोग सोचते हैं भाई हम 4 दिन वहां जाएंगे, 4 दिन का रोज गिराएंगे, घर को क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या लाएंगे, उससे अच्छा एक आधा दलाल पकड़ो, 1000-1500 रुपए दे दो, अपना काम करवा लो। तो भैया हम ये कहते हैं कि ये भी काम आपने चुन के दिए हुए नगर सेवक का है कि वो आपके साथ, आपके हर अड़चन में, हर प्रशासकीय कार्यालय के अंदर आपके कंधों को कंधा लगा के खड़ा रहे। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये लोग इस बात पे खरा नहीं उतर रहे, तो भैया फ्लैश मारने के लिए सिर्फ आप नगर पालिका में जा रहे हो क्या? हमारे नगर पालिका में ऐसे ऐसे सभापति होके गए, कोई शिक्षण सभापति हुआ, शिक्षण सभापति होने के बाद कोई स्कूल में गया नहीं, कभी पेरेंट्स मीटिंग लिया नहीं, स्कूल में क्या चीजें चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, कभी पूछा नहीं। कोई पानी पुरोठा सभापति हुआ, और पानी पुरोठा सभापति हुआ तो कभी पानी की टाकी पे जाके देखा नहीं, भैया त्रुटि कितनी है, यहाँ पे केमिकल कितना है, पानी वॉश हो रहा है क्या, नलों में नारू कैसे आ रहे हैं, नारू पता है ना, बारीक कीड़ा रहता है वो,